अलग है, इसके पीछे कारण है, आज का विषय ही अलग है। आज का विषय है हिंदी भाषा। जी हाँ, आपकी, मेरी और हम सब की राष्ट्रभाषा। इससे पहले कि हम शो में आगे जाए, मैं आपके सामने थोड़े आंकड़े रख दूं हिंदी भाषा के संबंधित। हिंदी भाषा इस पूरे विश्व में 120 करोड़ लोग की हिंदी भाषी है। 120 करोड़ लोग, 150 देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है और 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। और इस पूरे विश्व में हिंदी चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है और हर छठा इंसान हिंदी बोलता या समझता है। औसतन हर दिन 25 मैगजीन्स हिंदी में छपते हैं। सन 2050 तक हिंदी दुनिया की 10 सबसे शक्तिशाली भाषाओं में एक मानी जाएगी। ये मेरा मानना नहीं है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पावर लैंग्वेज इंडेक्स की रिपोर्ट है। ठीक है, आंकड़े अपनी जगह है, आंकड़े को साइड में रखते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मेरा यह मानना है कि हिंदी भाषा स्वतंत्रता से लेकर आज तक उसको वो दर्जा, वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार है। केवल कागज पे एक राष्ट्रभाषा बनकर रह गई है, राजभाषा बन नहीं पाई। इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन शुरू करें, आपसे हमारे शो के मेहमान की हम मुलाकात करा देते हैं। सबसे पहले देवेंद्र सिंह जी। देवेंद्र जी हिंदी यूएसए संस्था के व्यवस्थापक एवं अध्यक्ष है। नमस्ते देवेंद्र जी, शो में आपका स्वागत है। और रचिता सिंह है। रचिता जी हिंदी यूएसए संस्था से जुड़े हुए हैं और वो हिंदी यूएसए संस्था के शिक्षा सचिव है, एजुकेशन सेक्रेटरी। नमस्ते रचिता जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी। मौसम कैसा है? बहुत बढ़िया। बर्फ कुछ नहीं। सबसे पहले प्रश्न देवेंद्र जी आपसे है, आपको क्या लगता है हिंदी भाषा को, हाँ हिंदी भाषा अपनी राष्ट्रभाषा है, मैं मानता हूँ, हिंदी भाषा को वो गौरव मिल रहा है? गौरव मिलना चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया हिंदी के बारे में। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदी जो है वो दूसरे नंबर की भाषा है और बोले जाने वाली भाषाओं में, क्योंकि अगर देखा जाए तो जितने भी भारतीय लोग हैं सभी हिंदी, इवन जो दक्षिण में जो लोग रहते हैं भारत में, वो भी हिंदी जानते हैं, लेकिन उनकी गणना जो है हिंदी बोलने वाले में नहीं हो पाती है। अगर हम उनको मिला लें तो मुझे लगता है कि जो मैंडेरिन है, अगर मैंडेरिन को भी देखें उसमें भी बहुत सी भाषाएं हैं। तो हिंदी को अगर हम लोग पूरे एज एंटिटी लेते हैं तो मुझे लगता है कि मैंडेरिन के बाद दूसरे नंबर की भाषा है। और गौरव की जहाँ तक आपने बात बोली, गौरव तो अपने में होता है। अगर हम में अपने में गौरव है अंदर, तो हिंदी में कोई कमी नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि हिंदी को इतना गौरव नहीं मिला है, तो मुझे लगता है कि हम अपने ऊपर इतना आत्मसम्मान नहीं करते हैं या हमको अपने ऊपर इतना गौरव नहीं है। और वही कारण है कि जो हमारी पहचान है, हमारे जो सिंबल्स हैं, चाहे हमारा राष्ट्र ध्वज हो या हिंदी भाषा हो या दूसरे भी सिंबल्स हों, वो उतनी मान्यता प्राप्त नहीं कर पाए। उसका वही कारण मैं समझता हूँ कि हम में अपने सिंबल्स को आगे बढ़ाने का उतनी हम लोग कोशिश नहीं करते। अच्छा जी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल ठीक, मुझे भी यही लगता है कि सबसे पहले किसी भी भाषा को आगे बढ़ाने में ये ज़रूरी होता है कि उस भाषा को बोलने वाले उसको कितना प्यार करते हैं। हाँ, अगर प्यार करने वाले उसके प्रति सोचते नहीं हैं, उसको आगे बढ़ाने का, उसको इवन बोलने के बारे में भी नहीं सोचते हैं। हम लोग हिंदी आती है लेकिन हम अंग्रेजी में बात करते हैं, तो वहाँ पे फिर हिंदी पीछे हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी भाषा पे गर्व करना होगा, खुद पे गर्व करना होगा कि हाँ हमारी भाषा अच्छी है और हमें इसे बोलना है। और दूसरा, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को सिखाना है, तो पहले खुद उसको हमें सीखना है, उसके बाद हम उनको कर सकते हैं कि हाँ तुम्हें ये बोलना है। और हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं, जो भी हम भारतीय संस्कृति में करते हैं, हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम हिंदी में करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा। इस प्रश्न पूछने के पीछे कारण ये था क्योंकि जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ कि जब आप हिंदी जानते हो, अब बात क्यों नहीं करते हो हिंदी में? लोग कहते हैं जी देखिए प्रगति का एक एक्सक्यूज देते हैं, लोग कहते हैं अंग्रेजी में बात करते तो उन्नति होती है, आगे बढ़ सकते हैं। तब मैं उनसे कहता हूँ कि फ्रेंच मतलब फ्रांस, जापान वगैरह
वो अपने भाषा को ज़्यादा ये देते हैं, मान्यता देते हैं व्हेन कंपेयर टू इंग्लिश। तो हम भारतीय लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? भारतीय लोग ही ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारे जो भाषा है, मातृभाषा है, वो दूसरे श्रेणी के हैं? ऐसा क्यों सोचते हैं भारतीय? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे देश में अंग्रेजों ने राज किया और उस समय से ये दिमाग में बात घुसाई गई भारतीयों के कि जो अफसर है, जो बड़ा है, वो अंग्रेजी बोलता है और जो छोटा है वो हिंदी बोलता है। तो एक सोच बदल गई, लोगों की सोच बदलने का प्रयास किया अंग्रेजों ने। और फिर उसके बाद वो कुछ ऐसा एक संस्कृति से बन गई भारत की कि अंग्रेजी बोलने वालों को ज़्यादा इज्जत दी जाने लगी समाज में, उनके लिए ज़्यादा नौकरियां थीं। अब मैंने बहुत सारे नौकरी करने वाले ऐसे देखे हैं जिनको सिर्फ अंग्रेजी के बेस पे ही आप जॉब पे रख लेते हैं, उनका जो रियल नॉलेज है वो हिंदी वालों से बहुत कम रहता है। लेकिन क्योंकि उनको अच्छी इंग्लिश आती है बोलनी, तो वो जॉब उनको मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि हम किसको इज्जत दे रहे हैं। तो ये प्रयास हमको अपने से शुरू करना है कि हम हिंदी बोलने वालों को खुद इज्जत दें और इज्जत करवाएं भी, खुद भी हिंदी में बात करें। जैसे हम लोग हमेशा जब भी भारत जाते हैं तो हम लोग सबको टोकते हैं कि जैसे हम किसी होटल में ठहरते हैं या किसी शॉप में, दुकान में जाते हैं, मॉल वगैरह में, तो वहाँ पर आजकल अंग्रेजी कल्चर चल रहा है सब जगह। वो आइए मैम, बैठिए मैम, खरीदिए मैम, लाइक। तो मैंने कहा क्या मैम मैम लगाया है, सीधे से बोलो, बहन जी बोलो, दीदी बोलो, कुछ भी अच्छा अपना हिंदी वर्ड बोलो तुम। तो उनको लेकिन उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है, जब जॉब पे रखा जाता है तो उनको लगता है कि ऐसा करेंगे तो हमको ज़्यादा, मतलब हमारा मॉल जो है ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। ठीक है, नौकरी ठीक है, एक पहलू है। पर मैंने देखा आमतौर पर सोशल गैदरिंग जिसे कहते हैं, जब मैंने व्यक्तिगत तौर पर लोगों को देखा है, जब मैं हिंदी में बात करता हूँ उस तरफ से उत्तर अंग्रेजी में आता है, मैं हिंदी में बात करता हूँ फिर अंग्रेजी में आता है, हिंदी में बात करता हूँ, ये लगातार होते रहता है। तो अपने खासकर ये मानसिकता जो है भारतीय लोगों में, ये शर्मिंदगी क्यों महसूस होती है देवेंद्र जी? वेल, आई थिंक हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो वो जो आत्मसम्मान और जो गौरव की बात जो बोली है, और जैसे रस्ता ने बताया कि हम लोगों को जब गुलाम किसी को बनाना होता है, अगर आपको कोई चीज़ मार्केट में लानी है, जैसे आपको कोका कोला मार्केट में लाना है, तो पहले जो गन्ने का रस अगर पिया जा रहा है तो गन्ने के रस को आपको गिराना पड़ेगा। उसको बताएगा कि वो तो अनहाइजीनिक है या उसमें कीटाणु हैं या उसको पीने से आपको बीमारी हो जाएगी। तो क्योंकि जब तक आप गन्ने के रस को डाउन नहीं करेंगे आप कोका कोला नहीं बेच सकते। तो अंग्रेजों ने यही काम किया, वो बहुत उसमें सेंचुरीज लगी। आप देखिए कि कहाँ हमको सोने की चिड़िया बोला जाता था और सब यहाँ से सीखने आते थे। अब संस्कृत भाषा है जिससे हिंदी निकली है, तो जब सब लोग यहाँ पे सीखने आते थे, चाइना से लोग सीखने आते थे, पूरे संसार से सीखने आते थे, उसके बाद अगर हम लोगों ने अपनी ये भाषा खो दी है, और भाषा के साथ साथ, क्योंकि भाषा जो है अपनी संस्कृति का प्रतीक होती है, भाषा के साथ साथ बहुत से गाने उसमें जुड़े हैं, लोक संगीत जुड़ा हुआ है। जब भाषा चली जाती है तो बहुत सी चीज़ें चली जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी मैं मानता हूँ कि हमारे भारतीयों के साथ हुई है। और अभी भी हम लोग, जैसे माना जाए तो मानसिक रूप से अभी हम लोग गुलाम हैं। और स्वतंत्रता तभी आएगी जब हम लोग अपने सिंबल जो हैं, और मैं मानता हूँ कि जो भाषा है, भाषा सबसे बड़ा सिंबल है। और अभी हम सब लोगों ने भारतीय पोशाक पहनी हुई है, ये भी बहुत अच्छा सिंबल है। और हमारा जो खाना है वो सिंबल है। तो पोशाक हमने बचा ली है, खासकर महिलाओं ने ज़्यादा बचाई है, खाना भी बच जाएगा। लेकिन जो भाषा है, आप देखिए वेस्ट इंडीज़ के लोग जो हैं वो डांस तो करते हैं गाने में बॉलीवुड के, लेकिन उनको गाने का मतलब नहीं मालूम है क्या बज रहा है। उनको जब तक बोल नहीं मालूम होंगे तो आप अपने दिल से, हृदय से उसको चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकते। एक जो सुपरफिशियल जो चीज़ है वो आ जाती है। तो बहुत हिंदी यूएसए के जरिए हम लोग जो कर पा रहे हैं तो कर ही रहे हैं, लेकिन इट्स लॉन्ग वे अहेड। ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो आपको क्या लगता है रचिता जी, इससे कुछ लोगों में बदलाव आ सकता है? ये
सालाना जब ये एक महोत्सव की तरह करते हैं हिंदी दिवस वगैरह, उससे आपको क्या लगता है वो सिर्फ एक सिंबॉलिक है या कुछ उसमें कुछ लोगों की सोच में बदलाव आ सकता है? देखिए, ऐसा हुआ था कि जब हम आज़ाद हुए उसके बाद ये निर्णय करना था हमारी सरकार को कि कौन सी भाषा हमारी राजभाषा बनेगी और कार्यालयों में उसका उपयोग होगा, जो सारा भारत है उसको यूज़ करेगा। तो उस समय हिंदी को चुना गया क्योंकि हिंदी जो थी वो एक सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा थी उस समय, और जो हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी उसमें हिंदी का बहुत बड़ा रोल रहा। तो उस समय हिंदी जो थी वो चुनी गई, और मैं तो इसे एक दुख का विषय मानती हूँ कि हमको हिंदी दिवस मनाना पड़ता है। ये मतलब ये हमारी विडंबना है, लोगों को याद दिलाना पड़ता है। याद दिलाना पड़ता है। और आप किसी भी भाषा में नहीं देखेंगे कि कोई जर्मन दिवस मना रहा है या फ्रेंच दिवस मना रहा है। ये तो हमारी विडंबना है कि जो भाषा दुनिया की इतनी ऊपर की नंबर पे आती है उसके साथ हमने ये मजाक किया है और आज तक करते आ रहे हैं कि हम उसका दिवस मना रहे हैं। तो मैं तो उस दिन सबसे ज़्यादा खुश होंगी जिस दिन हिंदी दिवस नहीं मनाया जाएगा। पर ठीक है, अगर सरकार की तरफ से ये मनाया जाता है, और तो मुझे लगता है कि हिंदी दिवस केवल हमें एक दिन नहीं मनाना चाहिए, हमें हर दिन हिंदी दिवस मनाना चाहिए, खासकर हिंदी बोल के बिल्कुल, ना कि अंग्रेजी, बिल्कुल, जैसे कि आज मैं कर रहा हूँ। अब बोले देवेंद्र जी, आपको क्या लगता है, आपके क्या राय है? देखिए, एक तो वो है, एक तो हिंदी दिवस हो गया, दूसरा एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन वगैरह भी होते हैं। तो इसका एक अलग दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये हिंदी भाषा के महत्व को बढ़ाने के लिए भी ऐसा भी सोच सकते हैं उसको, ये हिंदी दिवस की जो ये है। आपको क्या? आई थिंक कार्यक्रम होते रहने चाहिए, उससे मतलब एक अवेयरनेस बनी रहती है, लोगों को लगता है कि हाँ भी कुछ चल रहा है, और इसी बहाने लोगों को अपनी चीज़ें प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। सम्मेलन होंगे, लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हैं, उसमें डिबेट हो सकती हैं। तो सम्मेलन को मैं देखता हूँ, जैसे हम लोग हिंदी महोत्सव करते हैं, उसका उद्देश्य यही है कि जैसे कुंभ मेला है, कुंभ मेला भी इसीलिए किया जाता है कि सभी लोग वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड रूप से जमा होंगे, इकट्ठे हो जाएं, और जो भी उद्देश्य है, जैसे कि हिंदी सम्मेलन है तो हिंदी को बढ़ाने का उद्देश्य है, तो लाइक माइंडेड लोग जब जमा होते हैं तो उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसको कैसे आगे ले जाना है, विचार बांट सकते हैं। तो प्रोग्राम जो होते रहना चाहिए, मैं उसमें कोई बुरी बात नहीं मानता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि प्रोग्राम करने का उद्देश्य जो एक गोल होना चाहिए कि हम प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है, व्यक्तिवादी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एक जैसे कॉज के पीछे, जैसे हम लोगों ने हिंदी यूएसए के जरिए माना कि भाई हिंदी को सबसे ऊपर रखा है, उसके बाद फिर हिंदी वैसे प्लेटफॉर्म है, उसके बाद हम लोग हैं। तो मैं देखता हूँ कि ये जो है, इस अगर क्रम में ये चीज़ें रहेंगी तो काम अच्छा चलता है। लेकिन अगर हम अपने को ऊपर कर देते हैं प्लेटफॉर्म के और कॉज के ऊपर, तब वहाँ गड़बड़ हो जाती है। हाँ, हिंदी यूएसए पे मैं आऊँगा। और ये आपने रचिता जी, आपने ये राजभाषा का प्रयोग किया था शब्द का, तो अपनी भाषा हिंदी भाषा फिलहाल सिर्फ राष्ट्रभाषा है, राजभाषा नहीं है। तो आपको क्या लगता है, हिंदी को राजभाषा बनानी चाहिए? दर्शकों कह दो, राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज, राजभाषा इज ऑफिशियल लैंग्वेज, तो काफ़ी अंतर है दोनों में। आपको क्या लगता है, उससे कुछ ये हो सकता है राजभाषा बनाने से? असल में इसमें थोड़ा सा अभी विवाद है। हाँ। कि हिंदी राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है। अभी ये भी काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। राजभाषा का मतलब होता है कि अगर आपकी भाषा जो है वो कार्यालय के काम में यूज़ होती है, ऑफिशियली यूज़ होती है, तो वो राजभाषा होती है, कागजात वगैरह लिखना। लेकिन राष्ट्रभाषा का मतलब है कि एक ऐसी भाषा जो पूरा राष्ट्र जानता है, पूरे राष्ट्र के लिए जो प्यारी है और जो पूरे राष्ट्र की भाषा है।
तो मैं यही कहूंगी कि हिंदी राजभाषा बनी है लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। अच्छा, आप उसके ठीक हम विपरीत। उल्टा बोल रहे हैं आपसे जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि राजभाषा तो लिखित रूप से है, वो लिखित रूप में आप कोई भी भाषा इस्तेमाल कर लें, अगला व्यक्ति को अगर हिंदी नहीं आएगी तो वो पूछ के कर लेगा, लेकिन अगर आपको बोलना है तो आपको खुद ही बोलना है ना। तो आपको बोलने में कितने लोगों ने उसे स्वीकार किया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है वो बहुत ही भरी पूरी है। हमारे यहाँ हर राज्य के पास उसकी अपनी भाषा है। तो जब आपके पास अपनी खुद की चीज़ होती है तो आपको लगता है कि बस यही हमारी है, दूसरी नहीं। पर अगर आप अमेरिका को देखें, यहाँ पे लोगों को अंग्रेजी आती है, लेकिन उसके बाद भी लोग दूसरी भाषा सीखने में बहुत ज़्यादा रुचि दिखाते हैं, क्योंकि सभी राज्यों के लोगों की वो मातृभाषा है। हाँ, एक मातृभाषा है, राइट, एक मातृभाषा है। और लेकिन मैं ये कह रही हूँ आपसे कि उसको तो प्यार करते हैं, क्योंकि वो तो है ही डिफरेंस हमारा दूसरी भाषाओं के साथ, कि बाकी देशों में एक ही भाषा बोली जाती है, इसलिए सबको प्यारी है ना, क्योंकि वो सबकी मातृभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है। हमारे साथ ये समस्या शुरू से रही है कि हमने हिंदी को सेकंड लैंग्वेज के रूप में भी स्वीकार नहीं किया, हम उसको अपनी भाषा को ही केवल मान्यता देते रहे। तो हमको उसको सेकंड लैंग्वेज मान के भी अगर हम उसको स्वीकार करें और उसको सीखें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और मेन हमारा जो गोल है वो ये है कि पूरे देश को हिंदी आनी चाहिए, और हमें जब हम आपस में मिलें हमें हिंदी बोलनी चाहिए और सब लोग हिंदी समझें। हाँ, उसके पीछे राजनीतिक और सांस्कृतिक कारण भी है, क्योंकि वो रहे हमेशा अलग अलग राज्यों की अलग अलग संस्कृति है। बिल्कुल बिल्कुल, वो समस्या अपने हमेशा रही है। तो अब हमें जो आने वाली जनरेशन है उनके बारे में सोचना है कि अभी तक हम अगर गुजराती, मराठी, बंगाली में बटे रहे तो हमारे आने वाले जनरेशन का क्या होगा। इस ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में जब हमारा सारा विश्व एक हो रहा है तो क्या हम केवल भारत को एक नहीं कर पा रहे हैं। तो वो हाँ, ये प्रश्न पूछने के पीछे कारण ये था कि सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में औपचारिक तौर पे अंग्रेजी लैंग्वेज है, अपने संविधान में एक आर्टिकल भी है कि अंग्रेजी औपचारिक भाषा है, पर हिंदी को ये दर्जा मिल नहीं पाया आज तक। इसलिए मैं आपको पूछ रहा था कि हिंदी को राष्ट्रीय एवं राज्य भाषा करे तो उसका क्या असर, आपको क्या लगता है देवेंद्र? आई थिंक ये कंफ्यूजन जो है हम लोगों के माइंड में है। मुझे तो लग रहा है जैसे अभी गंगा और जमुना को एकदम लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया गया। हाँ, ऐसी हिंदी को हमको मानना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। आप देखिए कि कोई भी देश है, चाहे जापान है वहाँ पे एक राष्ट्रभाषा है, चाहे आप जर्मन ले ले वहाँ पे एक राष्ट्रभाषा है, रशिया है वहाँ पे राष्ट्रभाषा है। हमारे पास इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं तो वो हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जितनी चीज़ें आपके पास ज़्यादा हैं उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लेकिन हुआ उल्टा है। जितनी ज़्यादा चीज़ें हो गई हमारी वीकनेस बनती जा रही है। और हम लोग अंग्रेजी को तो स्वीकार करने में तैयार हैं, लेकिन हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और हम लोग क्या है कि बटे हुए हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग रीजन में बटे, हम लोग बॉम्बे को मुंबई कर देंगे, मद्रास को चेन्नई कर देंगे, लेकिन इंडिया को हम लोग भारत नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर इंडिया से अगर हम लोग ऑफिशियली भारत कर दें तो ग्लोबली हमारी प्रेजेंस हो जाएगी। इसी तरह अगर हिंदी मुझे लगता है कि एक राष्ट्रभाषा के रूप में आए, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरी भाषाएं जो मराठी हैं, तेलुगु हैं, बंगाली, उनको भी आप रखें। और ये मैं दुर्भाग्य मानता हूँ कि जो नॉर्थ भारत में जो लोग रहे वहाँ पे हम लोगों को जरूर एक दक्षिण भारत की एक भाषा सिखाई जानी चाहिए थी। उससे अच्छा, जैसे कि आप देखते हैं कि जो जितने भी तीर्थ स्थान हैं, जितने भी हमारे उसमें आप देखें कि पुजारी उसमें साउथ से लाते थे। हाँ। है ना, उसमें जल लाते थे। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि अगर पूरे देश को, अभी देश जो है बहुत ही विभाजित है, आप देखें कि वो लगता है दक्षिण और उत्तर के बीच में हमने खुद एक गहरी लकीर खींच दी है। बिल्कुल, तो वो बहुत जरूरी है। इसको मुझे लगता है कि थोपा नहीं जाना चाहिए, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट अपना वाद विवाद से, चर्चा से इसको लाना चाहिए। और हिंदी को मुझे लग रहा है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए।
और उसको धीरे धीरे संस्कृताइज करते जाएं, धीरे धीरे उसमें। तो आई मीन संस्कृत इज नथिंग बट अपनी शुद्ध हिंदी हो जाएगी, वो संस्कृत बन जाएगी। तो संस्कृत को अगर लाना है तो मुझे लगता है ऐसे करना चाहिए। तो मुझे आशा है कि अभी सरकार है इस दिशा में काम करेगी और आने वर्षों में मुझे लगता है कि हिंदी जो है राष्ट्रभाषा बनेगी। देखिए, इसमें भी एक दिक्कत है राजनीतिक दृष्टिकोण से। अगर देखा जाए तो अगर इंडिया को भारत किया जाए, उसको फिर आप पे एक सांप्रदायिक रंग डाला जाएगा। ठीक है, वो दुर्भाग्यवश है, भारत में ही ऐसा होता है कि भारत के गौरव के इसके पक्ष में हम कुछ बोल नहीं सकते, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है, हम अब हिंदी यूएसए के बारे में बात करते हैं। देवेंद्र जी या रचिता जी, आप बताइए, हिंदी यूएसए जब आपने स्थापित किया उसके पीछे क्या लक्ष्य था आपका? हिंदी यूएसए जिस स्टेज पे है अभी, हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। और हम लोग जब नए थे, जैसे अमेरिका में छोटे छोटे बच्चे थे, तो हम लोगों को लगता था कि हम लोग हमेशा घर में हिंदी बोलते थे, अभी भी बोलते हैं, और कि बच्चों को हिंदी सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो पहली भाषा जो हमारे बच्चों ने सीखी वो हिंदी थी, और कभी भी हम लोगों ने अंग्रेजी नहीं बोली। तो उसके बाद फिर हमको लगा कि अगर बच्चों को हम लोग सिखाएंगे तो फिर वो समाज में किससे बोलेंगे। आप सचिन तेंदुलकर घर में बना सकते हैं, लेकिन फिर वो क्रिकेट किससे खेलेगा। तो हम लोगों को लगा कि हम लोग को समाज में भी इसको फैलाना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे इसके पीछे पूरे रचिता का ही हाथ है, पूरे सिलेबस बनाने में, बुक्स बनाने में। तो वो फिर गाड़ी चालू हुई, धीरे धीरे डब्बे जुड़ते गए और बहुत बड़ी ट्रेन बन चुकी है। आप लोगों को सभी मालूम है, हिंदी यूएसए जो है, मुझे लगता है कि वर्ल्ड की जो संसार की सबसे बड़ी हिंदी संस्था है। इसमें 2 विद्यार्थियों से हम लोग बोलते हैं शुरू हुई थी, और अभी 4000 से ऊपर ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। कौन से वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी? हम लोगों ने 2001 में इसकी हिंदी यूएसए की स्थापना की थी। 16 साल हो गए अब तक, या करीब 16 वर्ष हो गए हैं। और इसका श्रेय जो है, मैं कहता हूँ कि हिंदी यूएसए के कार्यकर्ताओं को जाता है, जो हिंदी यूएसए को इस जगह पे पहुँचाने का। इसमें किसी का नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि अगर टॉप 10 भी नाम मैं लेता हूँ तो भी मैं जस्टिस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इसमें आप मालूम है कि करीब 300 हमारे पास सभी वॉलंटियर हैं। जायज़ है। और तो ये मतलब मुझे लगता है कि हम लोगों ने किसी समय या किसी ऐसी लाइफ में, पुराने जीवन में ऐसा कोई काम किया होगा जिससे हमको ऐसा परिवार मिला। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हम लोग इसको काम को कर पाए। अच्छी बात है। देवेंद्र जी ने करिकुलम की बात की। रचिता जी बताइए, पाठ्यक्रम में आप इसको कौन से बिंदुओं को, कौन से पहलू को आप लेके पाठ्यक्रम प्रिपेयर करते हो? देखिए, मुख्य रूप से तो हमें यहाँ पर जो बच्चों को ज़रूरत है, हिंदी बोलना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। तो हमारा मेन फोकस तो यही रहता है कि बच्चे हिंदी समझें, बोलें और उसको अपने प्रतिदिन के लाइफ में यूज़ करें। लेकिन जब बच्चे छोटे रहते हैं तो हम उन्हें जो भी सिखाते हैं वो बहुत आसानी से सीखते हैं। ये मानते हुए हमने अपने पाठ्यक्रम में लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना, ये चारों चीज़ों को शामिल किया। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, राइट। और आपको बहुत जानकर खुशी होगी कि बच्चे लिखने में बहुत रुचि ले रहे हैं, और सबसे ज़्यादा उनको जो लिखना पसंद होता है उनका अपना नाम। अब वो जब अपना नाम हिंदी में लिखते हैं, पहले ही साल आते साथ उनको बहुत खुशी महसूस होती है ना, अन्य भाषा में नाम लिखे, अपने हिंदी भाषा में उन्होंने नाम लिखा। और वो थोड़े छोटे छोटे वाक्य जब बोलते हैं तो उनके जो माता पिता और उनके जो दादा दादी, नाना नानी हैं, वो सुन के काफ़ी भावुक हो जाते हैं कि उनका नाती पोते हिंदी में बात कर रहे हैं, बच्चे हिंदी में बात कर रहे हैं अमेरिका में रहने के बावजूद। बिल्कुल, और अमेरिका में रहने के बावजूद, और वो भारत जाके भी काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन जमाते हैं अपने परिवार में और अपने सभी लोगों के ऊपर। और वहाँ जाके वो और तेज़ी से सीखते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा बेस यहाँ पे उनका बना होता है। तो वो जब भारत जाते हैं तो काफ़ी तेज़ी से सीख रहे हैं। और अभी इसमें हमारे यहाँ जो हिंदी यूएसए, उसमें आप सभी भाषाओं के लोग, सभी राज्यों के लोग मिल के हिंदी सीख रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, सबसे अच्छी बात यह है।
तो अब जब ये पाठ्यक्रम करते हो तो कितने स्तर है, कुछ आपके कुछ स्तर है हिंदी? जी हाँ, बिल्कुल है स्तर। हमने 5 साल के बच्चों से हमारा पाठ्यक्रम शुरू होता है और ये जब तक बच्चे स्कूल में रहते हैं तभी तक पढ़ते हैं, 17 साल तक के करीब। और इसमें हमने 9 लेवल बनाए हैं बच्चों के, 9 स्तर हैं। और जो शुरू के स्तर हैं उनमें हम लिखना नहीं सिखाते, लेकिन जो बिगनर 1 लेवल है, प्रथमा 1 स्तर, वहाँ से हम बच्चों को वर्णमाला सिखाना शुरू करते हैं, लिखना। और इसके अलावा जो हमारा पाठ्यक्रम है वो वोकैबुलरी बेस है, शब्द ज्ञान। क्योंकि जो बच्चे यहाँ पैदा हुए या बहुत छोटी उम्र में यहाँ आए, उनका शब्द ज्ञान हिंदी का बहुत खराब होता है, उनके पास कोई शब्द ज्ञान नहीं होता है बिल्कुल। तो उनको पहले शब्द ज्ञान उनका तैयार करना और उसके बाद फिर उनको बोलने के लिए तैयार करना। इससे पहले देवेंद्र जी ने कहा था, उनके ये टिप्पणी से मैं सहमत हूँ कि भाषा संस्कृति को प्रतीक है, संस्कृति को दर्शाता है। तो जब ये आप पाठ्यक्रम इसकी रचना करते हो तो उसमें आप सांस्कृतिक उसमें झलक भी हमें दिखता है या सिर्फ भाषा के? देखिए, जो भाषा होती है वो संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है। बिना भाषा के संस्कृति का कोई मूल्य नहीं है और बिना संस्कृति के भाषा का कोई मूल्य नहीं है। तो हमें दोनों चीज़ों को बचाना है। तो हमारी भाषा हमारी संस्कृति से बिल्कुल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चोली दामन का साथ, हाँ। वैसा चलता है इनका। और हमारे जो त्योहार हैं, हमारे जो हमारे यहाँ जैसे जो आयोजन होते हैं, जैसे आप संगीत ले लीजिए या कवि सम्मेलन ले लीजिए या नृत्य ले लीजिए, कहीं पे भी आप देखेंगे बिना भाषा के ये संभव नहीं है ना। इवन आप हमारा धर्म जुड़ा हुआ है भाषा से, भजन गाते हैं हम, अपने जो भी हमारे ग्रंथ हैं वो लिखे गए हैं, मंत्र पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो हम जैसे हमारे यहाँ पहले मंदिरों में बच्चों के लिए हनुमान चालीसा जो होती थी रोमन में लिखी रहती थी, अभी भी रखी जाती है। लेकिन मुझे गर्व है कि हमारे जो हिंदी यूएसए के बच्चे हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं अभी रामायण और हनुमान चालीसा। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और उससे अभिभावक भी काफ़ी प्रसन्न रहते हैं कि बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं। तो कुल मिला के पूरे देश में आप हिंदी यूएसए कि कितने शाखाएं हैं, कितने अध्यापक हैं या कितने विद्यार्थी हैं आपको? हम लोग के करीब 18 जो हैं पाठशालाएं चलती हैं, वो हिंदी यूएसए की चलती हैं। उसमें से न्यू जर्सी में है ज़्यादातर, अभी 2 कनेक्टिकट में हैं और 1 मैरीलैंड में। उसके बाद क्या हुआ कि जो पाठ्यक्रम और जो पुस्तकें और जो एग्ज़ाम पैटर्न लेने का है, जो टीचिंग के हम लोग ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, वो किसी के पास अमेरिका में उपलब्ध नहीं है। तो जब लोगों को पता चलता है, मैं दुकान में जाके पैसे के खरीद नहीं सकता। नहीं, हम लोग क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग कोई हमारी पुस्तकें आपको amazon.com पे नहीं मिलेगी। हम लोग ये बेचते नहीं कोई भी चीज़। मैं दर्शकों के लिए मैं पूछूं, तो कोई चीज़ जो लोग इसमें अपना सर्विस कर रहे हैं, कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं, वो हमसे संपर्क करते हैं कि भाई आपने इतना काम किया हुआ है, तो क्या आप हमको अपनी पुस्तकें दे सकते हैं, अपना पाठ्यक्रम दे सकते हैं, अपने एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह दे सकते हैं, हमको ट्रेन कर सकते हैं। तो वो हम लोग करते हैं और जो भी बुक्स की जो कॉस्ट होती है उनसे लेते हैं। तो इससे हमने देखा कि जो लोग 5-6 साल से कर भी रहे थे काम, उनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन जब से वो हमसे एसोसिएटेड हुए तो वहाँ पे जो स्टूडेंट की संख्या भी बढ़ी है और उनको पढ़ाने में मज़ा भी आया। तो ये एक जो चीज़ जो है हमको लगता है कि और भी बढ़नी चाहिए। और अमेरिका में जो स्कूल की जो और भी लोग मेरे ख्याल से कर रहे हैं, लेकिन हिंदी वैसे ने एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इसको लिया है। और उसमें क्योंकि मुझे लगता है कि आप भी इससे सहमत होंगे कि भारतीयों में काम करने में जो हम लोगों ने अपने व्यक्तिगत रूप से तो बहुत सफलता पाई है, लेकिन जब हम लोग कलेक्टिव कोई सामाजिक जो हम लोग कार्य करते हैं तो उसमें उतनी मेहनत नहीं करते हैं जितनी की मेहनत करनी चाहिए। तो मुझे बहुत गर्व है अपने हिंदी वैसे के कार्यकर्ताओं पर कि उन्होंने बहुत ही इसको सीरियसली लेके, क्योंकि हमारे पास जो कार्यकर्ता जुड़े बहुत ही यंग जुड़े, उनके बच्चे थे, उन्होंने देखा है कि इस सिस्टम से बच्चे जो ग्रोन अप हुए हैं
उनको बहुत ही अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे गए, और हिंदी बोलने के बाद जो उनका जो कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, मतलब खड़े होकर कविता पाठ हम लोग जो करवाते हैं, आत्मविश्वास, उससे जो एक बच्चों में आई है कि भाई हम इस चीज़ को कर सकते हैं, और वो जो चीज़ जो है बच्चों को बहुत आगे ले जाएगी और उनको अपनी संस्कृति तो जोड़ेगी, लेकिन उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत हेल्प करेगी, ऐसा मेरा मानना है। अच्छी बात है। रचिता जी, आपने एग्जाम्स की बात की, क्षमा कर, देवेंद्र जी ने की, तो ये इनकी क्या रचना है? मतलब सालाना कितने बार परीक्षा होते हैं? एक बार या 2 बार या? देखिए, परीक्षा हम लोग जो भी हम बच्चों को सिखाते हैं उसका अगर हम टेस्ट लेते हैं तो बच्चे उसको ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, ये उद्देश्य है परीक्षा लेने का। और हमें भी आसानी होती है कि बच्चा तैयार है अगले लेवल में जाने के लिए। तो इसमें बच्चों के स्किल अलग अलग होते हैं, कुछ बच्चों को 1 साल लगता है सीखने में, कुछ को 2 साल भी लगते हैं। तो इसको हमें दूसरी विषयों की तरह नहीं लेना चाहिए परीक्षा को, लेकिन एक तरह से बच्चों के लिए थोड़ा चैलेंज हो जाती है ये परीक्षा। और ये परीक्षा हम लोग साल में 2 बार लेते हैं अपने स्कूलों में, और एक हम लेते हैं दिसंबर के समय मिड टर्म एग्ज़ाम, और उसके बाद हम लेते हैं 1 जून में जो हमारा वार्षिक परीक्षा होती है, सालाना परीक्षा, तो वो लेते हैं। और उसके बाद हम बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं कि आपने ये स्तर पास कर लिया है और आप अगले स्तर में जाने के लिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि अभी सर्टिफिकेट लेकर बच्चे कई बार दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और वो दूसरी जगह जाके उनको दिखा देते हैं कि हम ये लेवल पास करके आए हैं और हम हिंदी यूएसए से पढ़े हैं। तो उससे अभी बहुत आसानी हो गई है। पेरेंट्स बहुत खुश हैं इस बात से कि आपके सब जगह स्कूल हैं, तो हमें बहुत आसानी है। और इवन दूसरे स्टेट्स में भी कई बार मूव हो जाते हैं, तो हमारे जो एफिलिएटेड स्कूल चलते हैं, तो जो दूसरे राज्यों में हैं लगभग 40 से लेकर 50 एफिलिएटेड स्कूल हमारे चलते हैं, जो कि हमसे किताबें लेते हैं और सालाना परीक्षा लेते हैं। उनको हम साल में 1 बार उनको परीक्षा देते हैं, जो कि साल भर वो अपने आप पढ़ाते हैं। हाँ, कई बच्चों के माता पिता मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि ये भाषा सीखने की सही आयु क्या है? देखिए, भाषा सीखने की सही आयु तो मापदंड है, मतलब घर में से ही शुरू हो जाती है भाषा सीखना। तो मतलब पैदा होते साथ ही भाषा आता है, मतलब न्यूनतम आयु। लेकिन हमारी पाठशालाओं में जैसे मैंने आपको बताया कि 5 साल हमने न्यूनतम उम्र रखी है। उसका कारण ये है कि उससे ज़्यादा छोटे बच्चे कक्षा में ठीक से बैठ नहीं पाते हैं, उनका कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो 5 साल के बच्चों का जो पाठ्यक्रम है वो बहुत ही बच्चों का वाला है, खेल कूद वाला, कहानी का, कविताएं, गाने। तो उनको बहुत मज़ा आता है क्योंकि उनको उनके मन की बातें होती हैं उसमें, तो वो उसमें बहुत खुश रहते हैं और वो सीखते भी जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि वो सीख रहे हैं। आपने कविता शब्द का प्रयोग किया। देवेंद्र जी, आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कविता पाठ का मैंने सुना है कि आपके कई बार आपके प्रतियोगिता वगैरह भी होते हैं, तो इसके बारे में कुछ आप विस्तार में बता सकते हैं? राइट, कविता के बारे में भी बताना चाहूँगा। जो आप अभी पूछ रहे थे कि न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, मुझे लगता है कोई भी काम आपको अगर सिखाना है तो वो 7 साल से जो ऊपर अगर बच्चा निकल गया तो कोई भी चीज़ ले दे, चाहे जूडो कराटे हो या कोई भाषा सिखानी हो या संगीत सिखाना हो, बच्चे में एक अंदर से लगन अगर उत्पन्न करनी है तो आई थिंक वो एज जो है एकदम बिल्कुल कोमल एज में आपको बच्चे को सिखाना चाहिए। कविता पाठ की आपने बात की। जो कविता पाठ का हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि एक तो बच्चे का उच्चारण अच्छा हो, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे पैदा हुए हैं जब हिंदी बोलते हैं तो ऐसा नहीं लगे कि वो अंग्रेज हैं बच्चे और अंग्रेजी की उसमें एक तरह से मिश्रण आ रहा है, तो वो हम लोग का रहता है। दूसरा, एक बच्चे में क्योंकि स्टेज पे जाके एक कविता सुनाना, चाहे 1 मिनट की हो या 2 मिनट की, बहुत बड़ी बात होती है बच्चों के लिए। बड़े लोगों को भी बोला जाए तो उनके लिए बहुत। और दूसरी चीज़ ये जो हृदय से उत्पन्न होती है कविता जो है, जब हम लोग, मैं भी कभी कभी कविताएं करता हूँ, तो एक जब आप प्रोज लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तो उसमें आपका मस्तिष्क का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कविता जो है हृदय से निकलती है। आपको अभी कोई ऐसे इमोशन आते हैं कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगी या अच्छी नहीं लगी,
मुझे ध्यान है कि जब गोधरा कांड हुआ था तो मुझे बहुत रोष हुआ अंदर, तो रोष में ही एक कविता निकल गई। तो वो हृदय से उत्पन्न होती है और बच्चों को बहुत इमोशनली बच्चे अटैच हो जाते हैं। तो कविता पाठ जो हम लोग कराते हैं हिंदी वैसे में, तो हमने देखा है कि उच्चारण के साथ साथ बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा बढ़ा है और एक उनमें एक फीलिंग आई है कि हम भी कविता कर सकते हैं। और मुझे आशा है कि बच्चे धीरे धीरे, कुछ बच्चों ने 4 लाइन 5 लाइन की कविताएं भी करना चालू कर दी है और यही हमारा उद्देश्य है। देखिए, अगर 50 साल बाद भारत से कोई कवि आएंगे तो हम लोग तो रहेंगे नहीं यहाँ पे सुनने वाले, तो हम लोगों को एक ऐसा काम करना है कि आगे की पीढ़ी जब कोई कवि सम्मेलन आए तो यहाँ पे बच्चे सुनने वाले रहें, क्योंकि हमने ये पाया है कि हम लोगों ने सोच जो है बहुत आगे की हम लोग नहीं रखते हैं। और हमेशा मैं ध्यान रखता हूँ कि एक बूढ़ा, हम लोगों ने कहानी भी सुनी थी कि एक बूढ़ा माली जो है आम का वृक्ष लगा रहा है। हाँ, और किसी ने पूछा था कि भाई आप तो खा नहीं पाएंगे इसके जब आम निकलेंगे। हाँ। तो बोला भाई जब किसी ने आम के वृक्ष लगाए थे तो हमने खाए हैं, जब हम लगाएंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति खाएगा। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हमने अभी तक कम से कम 500 ग्रेजुएट्स उत्पन्न किए हैं हिंदी वैसे में से, और उन 500 ग्रेजुएट्स का मतलब है कि हमारे जो सबसे हाईएस्ट लेवल उसको पास कर लिया उन्होंने। और 500 जो ग्रेजुएट्स हैं उनमें से करीब 80 से लेकर 90 बच्चे जो हैं वो लौट के आए हैं और वो वॉलंटियर कर रहे हैं। तो ये कविता प्रतियोगिता जो है ये राज्यों, अलग अलग राज्यों से बच्चे आते हैं, एक ही राज्य में होता है ये इसमें? क्योंकि हमारे पास 2000 बच्चे हैं जो हमारे हिंदी वैसे के सिस्टम में, जो कि हमारे खुद के हिंदी वैसे की पाठशालाएं हैं। तो 2000 बच्चों को हम लोग एक साथ मंच पे नहीं ला सकते, तो हम लोग पहले स्कूल लेवल पे ये प्रतियोगिता करते हैं। सभी स्कूल जो हैं वो अपने अपने स्कूल में प्रतियोगिता करते हैं हर स्तर की, और वहाँ से जो बच्चे चुने जाते हैं उनका फिर हम लोग सेमीफाइनल करते हैं। अच्छा। तो 2000 में से करीब आप मान लीजिए कि 500 बच्चे चुने जाते हैं और 500 बच्चों का सेमीफाइनल होता है, और उसमें से करीब 80 या 90 बच्चे चुने जाते हैं और उनकी फिर चैंपियनशिप होगी। और वो होती हिंदी महोत्सव, जो हमारा इस साल का हिंदी महोत्सव, हाँ, हिंदी महोत्सव विषय पे आने वाला 20 तो और 21 मई को। समय सीमा होती है या जब कविता बच्चे पढ़ते हैं मंच पे जाके 1 मिनट 2 मिनट वगैरह कुछ होता है? मतलब नहीं तो जब तक कविता नहीं, बच्चों की समय सीमा रखनी पड़ती है, क्योंकि ये बच्चे अपनी कविताएं नहीं सुनाते हैं, किसी जो प्रसिद्ध कवियों की कविताएं लाते हैं। और कुछ मैंने देखा अभिभावक लोग भी कविताएं बनाने लगे हैं, वो भी बच्चे सुनाते हैं। तो स्तर के अनुसार, जैसे कि जो छोटे बच्चे हैं जो कनिष्ठ स्तर के हैं उनकी 30 सेकंड से लेके 45 सेकंड, फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े स्तर में जाते हैं तो 2 मिनट से लेके 3 मिनट की भी कविताएं होती हैं। और तो वो स्तर के अनुसार उनका टाइम निर्धारित किया जाता है। जजेस को आप कैसे लेके आते हो? ये जितने भी कविता पाठ के प्रतियोगिता होते हैं वो आपके स्कूल के अध्यापक होते हैं या कहीं और से आप लेके आते हो? हम लोग जजेस बाहर से लाते हैं हमेशा, क्योंकि हम लोग सभी विद्यार्थियों को जानते हैं, तो अच्छा रहता है कि बाहर वाले उसको जज करें। और ज़्यादातर जो हमारे जो भी निर्णायक गण आते हैं इसमें, वो या तो खुद कवि होते हैं या राइटर होते हैं, जो लेखक होते हैं, या फिर वो कुछ सांस्कृतिक समितियों से या सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाने वाले लोगों में से जुड़े रहते हैं। और इवन कई बार बहुत ज़्यादा आप हिंदी साहित्य को पढ़ने की भी अगर रुचि रखते हैं तो आपकी भाषा काफ़ी डेवलप हो जाती है, तो ऐसे भी लोगों को हम कभी कभी बुलाते हैं। तो इस तरह के लोगों को हम हमेशा संपर्क करते हैं, और वो काफ़ी हिंदी यूएसए का प्रचार भी करते हैं, बाहर जाके बताते हैं कि भाई हिंदी यूएसए में तो, क्योंकि जो भी जजेस आते हैं वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं बच्चों की कविताएं सुनकर, क्योंकि अमेरिका में रहकर, और इवन कई बार हमारे यहाँ भारत से भी जजेस आते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर घूमने आए होते हैं और उनको पता चलता है और हमको भी पता चलता है कि ये मतलब अच्छे हैं, इनकी हिंदी अच्छी है, तो हम उनको, और अभी तक वो मतलब कई साल हो गए उनको आए, लेकिन वो अभी तक याद करते हैं कि हम वहाँ गए थे, उसको वो भूल ही नहीं पा रहे हैं। तो ये एक बहुत उनके लिए एक बहुत अविस्मरणीय पल होते हैं जजेस के लिए। प्रतिभा भी
बहुत कमाल की है जी, रचिता बच्चे ये बहुत ही जब अच्छे पढ़ते करते हैं, हैं, कभी जी। कभी रोंगटे खड़े हो जाते जी। हैं। मुझे खुद बहुत बार आश्चर्य होता है कि ऐसे बच्चे जो यहाँ पले बड़े हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ भारत के हैं। इसका कारण है अरुण जी, क्योंकि वो बच्चे 5 साल से ये कविताएं कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जो बड़े लेवल के बच्चे हैं उनका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनको मतलब हम लोग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो कविता बोलते हैं, और उनका उच्चारण, उनका जो आत्मविश्वास और हाव भाव, हाव-भाव। मतलब वो पूरी समझ के कविता करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इतने कठिन कठिन शब्द भी बोलते हैं, सही लेकिन है। ऐसा नहीं कि वो रट्टा कर हाँ लें, वो हाँ। सब बिना समझे बोल रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। देवेंद्र जी ने इससे पहले उच्चारण की बात की, वो मेरे बहुत पसंदीदा विषय है। तो देखिए, अंग्रेजी ठीक है, एक सेकंड अंग्रेजी को बाजू रखे तो हिंदी और कई हिंदुस्तानी भाषाओं में उच्चारण काफी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पे 7 हो गया, नंबर 7, 7 हो गया, लाइक 7 लेके चलना, कंपेनियनशिप, 60 है, नंबर 60, ठीक है। तो ये आप जब बच्चों को पढ़ाते हो तो ये उच्चारण पे उनके ध्यान को कैसे केंद्रित करते हो, उनको कैसे पढ़ाते हो बच्चों को? देखिए, ये बहुत कठिन काम है, आसान काम नहीं है, और कई बार बच्चे के ऊपर भी बहुत निर्भर करता है, और ये अभ्यास से आता है। या क्योंकि आप जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे ऐसे साउंड नहीं है, हमारे पास ध्वनियाँ नहीं हैं, तो बच्चों को कम से कम 2-3 साल लग जाते हैं, और हमारा जो शुरू का सिलेबस है वो थोड़ा धीरे आगे बढ़ता है, और हम ज़्यादा फोकस इसी चीज़ों पे करते हैं। और लिखने में भी बच्चे गलती करते हैं। कई बार आपको सुनने में समझ में नहीं आता बच्चों का उच्चारण, दूर से आप जब सुनते हैं तो आपको लगता है सही बोल रहा है, लेकिन जब वो लिखता है तो वो पकड़ में आ जाता है। तो लिखने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो हम परीक्षा लेते हैं बच्चों की, तो उसमें जो आप 7 और 7 बोल रहे हैं वो पकड़ में आ जाता है कि तब लिख रहे हैं, थ लिख रहे हैं बच्चे। और बच्चों के लिए भी ये बहुत कठिन है, क्योंकि बच्चों ने शुरू से बच्चे उस भाषा में बड़े नहीं हुए हैं, उन्होंने हर समय वो भाषा नहीं सुनी। और हमारे यहाँ करीब 60% बच्चे जो हैं वो अहिंदी भाषी हैं, वो दूसरी भाषाएं घर में बोलते हैं, और ऐसे समय में थोड़ा इसको सिखाना कठिनाई आती है। लेकिन बच्चे बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और कई बार वो अपनी गलती पे खुद ही हंसते हैं, फिर उसको सुधारते हैं, और उनको समझ में आता है कि अच्छा मीनिंग बदल गया तो क्या मतलब हो गया। तो आपने ध्वनि की बात की, मैं दर्शकों को बता दूं कि इस पूरे विश्व में हिंदी ऐसे कम भाषाओं में एक भाषा है जो जैसे पढ़ाई जैसे फोनेटिक लैंग्वेज है, हाँ, या लिखते भी वैसे ही है, बिल्कुल, तो अलग नहीं होता। जैसे कि अंग्रेजी में होता है, कभी कभार एक आप एक अक्षर लिखते हो वो साइलेंट रहता है, या उसका उपयोग किसी और तरीके से होता है। बट हिंदी भाषा में जिस तरह से लिखते हो उसी तरह से उसका उच्चार होता है, जिस तरह उच्चार होता है उसी तरह से आप लिखते हो, तो फोनेटिक भाषा। देवेंद्र जी, कहिए, आप इससे पहले आप कह रहे थे हिंदी महोत्सव के बारे में, थोड़ा आप उसके विस्तार में बताएं। हिंदी महोत्सव हम लोग का एक सिग्नेचर प्रोग्राम इसको बोल सकते हैं, वार्षिक प्रोग्राम है हम लोगों का। और उसमें जो आप सोचिए कि जो हम लोग जैसे थ्योरी पढ़ते हैं साल भर, उसका प्रैक्टिकल है, कि जो भी हम लोगों ने उसकी लैब है, लैब में बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं। तो उसमें जैसे एक कविता पाठ प्रतियोगिता की बात हो रही थी, तो कविता पाठ प्रतियोगिता का जो फाइनल है वो हिंदी महोत्सव में होगा। उसके अलावा स्तर के अनुसार उसमें प्रतियोगिताएं होंगी। छोटे बच्चे जो हैं वो अभिनय गीत प्रतियोगिता करते हैं, और उसके बाद फिर उसमें भजन भी होते हैं, देशभक्ति के गाने होते हैं, कुछ नृत्य प्रतियोगिता भी होती है। उसके अलावा जो बड़े बच्चे हैं वो फिर व्याकरण जेपडी करते हैं, शब्द ज्ञान प्रतियोगिता होती है। और इस वर्ष हम लोग एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम करने वाले हैं हिंदी महोत्सव में। हमारे बाबा सत्यनारायण मौर्य उसमें भारत माँ की आरती करेंगे, तो ये बहुत ही रोमांचित करने वाला एक कार्यक्रम है, जिसमें भारत माँ की आरती करने से एकदम आप सोचिए कि ऊर्जा जो पैदा होगी। ये भारत से आने वाले हैं? हाँ, ये बाबा सत्यनारायण मौर्य भारत से आएंगे, और विशेषकर इसी प्रोग्राम के लिए, हिंदी महोत्सव के लिए आ रहे हैं। बहुत अच्छा। तो हिंदी महोत्सव जब हम लोगों ने शुरू किया था तो बहुत ही हम लोग छोटे स्केल पे करते थे। अभी ये 2 दिन का कार्यक्रम हो गया है, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक चलता है। और उसमें बच्चे बढ़ गए हैं, और 2000 बच्चों को आपको उसमें पार्टिसिपेट करवाना है।
तो इससे बच्चों में बहुत फ़ायदा हुआ है और उनको हिंदी, क्योंकि आप देखिए कि अगर सभी चीज़ का स्टेज है बच्चों के पास में, आपको डांस का स्टेज मिला है, जूडो कराटे का स्टेज मिला है, लेकिन हिंदी का स्टेज अगर आप बहुत ही छोटा दे देंगे तो बच्चों को लगेगा कि ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको सीखने में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतने बड़े स्टेज मिलने से जो बच्चों को जो तालियों की गड़गड़ाहट मिलती है, उससे बच्चों को प्रेरणा मिलती है। ठीक है, क्षमा करें, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे एंड विल बी बैक। कीप वाचिंग स्ट्रेट टॉक। हेलो एंड वेलकम बैक टू स्ट्रेट टॉक। रचिता जी, कहिए, आप इससे पहले हम महोत्सव की बात कर रहे थे, आप कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ, मैं महोत्सव के बारे में यही कहूँगी, जैसे अभी बीच में भी आपने बात की थी कि संस्कृति और भाषा का क्या संबंध है। तो ये जो महोत्सव है हमारा, ये जो हम भाषा सिखाते हैं, उसके साथ हम भारतीय संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं महोत्सव के माध्यम से। और ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम बच्चों को सब कुछ सिखा सकते हैं। देशभक्ति, साथ में हिंदी भाषा का ज्ञान, नृत्य। कई बच्चों का तो कहना है कि हमने हिंदी वैसे में आके नृत्य सीखा। तो मतलब जो बच्चे डांस क्लास में नहीं जाते, अलग से, जबकि भाषा नहीं है, लेकिन क्योंकि उससे मिली हुई है उसमें, क्योंकि हम लोग जब तक उसको, क्योंकि बच्चे 5 साल के बच्चे होते हैं, वो अपने पाठ्यक्रम के ऊपर कार्यक्रम करते हैं। जो भी वोकैबुलरी वो सीख रहे हैं, गिनती है, अक्षर ज्ञान है, या फलों के नाम है, सब्जियों के नाम है, जानवरों के नाम है, तो वो उस तरह के टॉपिक लेकर उस पे कार्यक्रम करते हैं। तो उससे वो हमेशा के लिए उनको याद हो जाता है। तो ये आप पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं, तो ये भारत में जो अपना, हमने भी हिंदी सीखा है, भारत में जो पाठ्यक्रम होता है हिंदी का, और अमेरिका में आपके जो पाठ्यक्रम है, उसकी क्या विशेषता है, उसकी इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, भारत में जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है वो उन बच्चों के लिए होता है जो पहले से हिंदी को समझते हैं। हाँ। और बोलते भी हैं। लेकिन जो यहाँ पे हमने पाठ्यक्रम बनाया है वो उन बच्चों के लिए बनाया है जिनको ना तो समझ में आती है हिंदी, ना ही वो बोल पाते हैं। उसमें से कुछ बहुत कम हिंदी भाषी बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू से घर में बोलते हैं, और जब आते हैं हमारे स्कूलों में तो उनको हिंदी बोलना आता है, समझना आता है। लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या मुश्किल से 5% ही है। बाकी जो बच्चे आते हैं वो कुछ बच्चे केवल समझ पाते हैं, कुछ बच्चे केवल बोल पाते हैं। लिखना तो किसी को भी नहीं आता है, जो भी आता है लिखना बिल्कुल नहीं आता है। और कुछ अभिभावक ऐसा भी कहते हैं, आप हमें किताब दे दो, हम घर में सिखा लेंगे। लेकिन जो भाषा है वो एक, उसके लिए एक वातावरण भी चाहिए होता है, एक माहौल की ज़रूरत होती है। तो जब हम स्कूल में आते हैं तो सब लोग नमस्ते करते हैं, एक दूसरे से हिंदी में बात करना शुरू करते हैं। आप कैसे हैं, क्या हाल चाल है, क्या किया, और अरे आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं। लाइक बच्चे सब सुनते हैं, देखते हैं। और जो बच्चे कुछ अभिभावक, एक पाठशाला का एक वातावरण, माहौल होता है, बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से हमने एक छोटा भारत बनाया हुआ है, और उसमें हम बच्चों को भाषा सिखाते हैं। तो जो यहाँ का पाठ्यक्रम है और जो मेरी पुस्तकें हैं उसमें ये किया है हमने कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को लेकर उनके, क्योंकि यहाँ के बच्चे अंग्रेजी समझते हैं, तो अंग्रेजी के माध्यम से हमने उनके अर्थ बताते हुए उनको सिखाने का प्रयास किया है। परंतु आपको ये नहीं लगता कि जब आप अंग्रेजी के माध्यम से आप हिंदी पढ़ाते हैं, जब आप किसी हिंदी अक्षर का अनुवाद अंग्रेजी अक्षरों से आप लिखते हो, लेकर र हो गया RA, ठ हो गया THA, ट हो गया T, तो उनको कुछ दुविधा नहीं होती क्या दोनों में अंतर पता करने में, त और ट और ठ वगैरह में? नहीं, वो लिखने में तो होती है उनको, लेकिन जब हम क्लास में उनको बोलना सिखाते हैं कक्षा में, तब हम उसको उच्चारण को उनको बताते हैं कि हिंदी में जैसे वो 2 लाइनें जो हैं, त थ द द न प फ, नहीं सॉरी, ट ठ ड ढ वाली और त थ द द, वो दोनों का साउंड सेम ही चलता है, अंग्रेजी वाला। तो उसमें बच्चों को समस्या आती है, तो वहाँ पे उनको हमें अलग से बताना पड़ता है। और ये जो उनका जो
कंफ्यूजन है वो हम बिगनर 1 लेवल में जो पहला ही साल होता है उनका लिखने वाला पहला साल, वहीं पे हम उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। और अगर वहाँ पे दूर नहीं होता तो 1 साल और लग जाता है बच्चों को। जब वो शब्द बनाना शुरू करते हैं, 2 अक्षर के, 3 अक्षर के, 4 अक्षर के, तो जब वो जोड़ते हैं तो उनको पता चला हमने गलत अक्षर जोड़ दिया, तो अभी हमको दूसरा अक्षर ला के यहाँ जोड़ना है। तो उसमें फिर हम लोग बच्चों को खेलों के माध्यम से, क्विज के माध्यम से कंपटीशन कराते बच्चों का। प्रतियोगिता से बच्चे क्या है कि जीतने के लिए ज़्यादा पढ़ कर आते हैं, ज़्यादा बोलने के लिए आगे रहते हैं, तो वो सब भावनाएं बच्चों में आ जाती हैं। और कुछ हमने बोर्ड गेम भी बनाए हुए हैं, हमारी किताबों में भी हैं, एक्टिविटी बुक है बच्चों की, जिससे बच्चे क्राफ्ट करते हैं, उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो वो सब जो बच्चों को लिखने का थोड़ा शौक कम है, वो प्रोजेक्ट के माध्यम से सीखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है। और एक विशेषता ये रखी है किताबों की कि क्योंकि हमारे टीचर्स को भी पढ़ाना नहीं आता है, क्योंकि सभी जो भी जैसे दूसरे बाहर के स्कूल भी जो खुलते हैं उनकी समस्या होती है कि उनको वॉलेंटियर्स नहीं मिलते, क्योंकि सब लोग घबराते हैं, हम हिंदी नहीं जानते, हम हिंदी नहीं पढ़ा सकते, हमको तो खाली बोलना आता है। तो हम बोलते हैं खाली बोलना आता है उतना काफ़ी है, हम आपको सिखाएंगे कैसे पढ़ाना है। तो जो किताबें बनाई हैं वो जितना बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हैं, उतना ही शिक्षकों के लिए भी उपयोगी है। वो शिक्षकों को भी गाइड करती हैं किताबें, और अभिभावकों को भी गाइड करती है। जो अभिभावक हिंदी भाषा नहीं जानते वो भी अंग्रेजी के माध्यम से उसमें उनके लिए कुछ टिप्पणियाँ लिखी हुई हैं, कुछ गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, जिसके माध्यम से वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे शो का नाम स्ट्रेट टॉक है, तो मुझे एक संकट वाला एक प्रश्न आपको पूछना पड़ेगा। तो मैंने सुना है कि आप बच्चों को ज्यादा चार्ज करते हो, तो ये क्या इस प्रश्न का क्या इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं? हाँ, वो वाला चार्ज, करंट वाला चार्ज, वो नहीं, पैसे वाला चार्ज। तो ये कैसे? ये नहीं, हमारा ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है हिंदी वे से, और इसमें किसी को कोई सैलरी नहीं मिलती है। और मेजर हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि हिंदी महोत्सव है, उसमें करीब हम लोग 40 से लेकर $50,000 खर्च होता है। इसके अलावा हम लोग कविता पाठ प्रतियोगिता करते हैं, हॉल वगैरह रेंट करते हैं। और जितने भी स्कूल हमारे चलते हैं वो आफ्टर स्कूल, जैसे कि हम लोग फ्राइडे इवनिंग को हम रेंट करते हैं। तो जो भी अगर आप इसको देखें तो हमारी जो यहाँ पे ये फ़ी है, अगर $250 पर साल पर ईयर अगर माने, तो अगर इसको आप मंथ से डिवाइड करेंगे तो बहुत ही मिनिमम चार्ज आएगा। अगर $5-10 पर वीक से अगर बच्चा हिंदी सीख रहा है, आप किसी जूडो के कराटे क्लास में जाए, डांस क्लास जाएं, तो $500 पर क्वार्टर आपको पे करना पड़ता है। तो हिंदी यूएसए तो बच्चों को चार्ज कर रहा है हिंदी से, ना कि उनसे कोई चार्ज ले रहा है। नहीं, आप पैसे भी लेते हैं, वो भी चार्ज होता है। वैसे अरुण जी, आपके इस बार प्रश्न पे मैं आपको बताना चाहूंगी, हमें लोगों ने ये बोला है कि आप इतना कम चार्ज क्यों करते हैं। अच्छा, आप उल्टा बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक वो है, कह रहे हैं कि आप चार्ज तो बहुत दे रहे हैं, हिंदी का दे रहे हैं बट कर नहीं रहे ठीक तरह से। ठीक है, ठीक है। एक अंतिम टिप्पणी देने से पहले आप कुछ कविता से शो की समाप्त करेंगे? या कविता भी देंगे। एक मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हिंदी भाषा जो है हमारी एकता को भी दर्शाती है। और हमारे वो क्या है कि मैं हमेशा सुनता हूँ कि भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है, इतनी ज़्यादा हम लोगों ने उसको यूज़ कर दिया इस फ्रेज़ को कि उसका मतलब जो है गायब हो गया है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी तभी तक रह सकती है जब हम उसका ये मतलब समझते हैं और अपने सिंबल्स की, अपनी पहचान की हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ना है तो हमारी जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको भी बढ़ाना है। लेकिन एक, जैसे मैं कहता हूँ कि एक हिंदी समझ लीजिए एक माला है, और माला में सारी भाषाएं जुटी हुई हैं और गुंथी हुई हैं। और लेकिन अगर आप एक, सभी मोती हैं, लेकिन एक किसी को लीड अगर लेना है, जब पुराने ज़माने में भी राजा लोग रहते थे, किसी के नहीं मानते थे, सब लोग अपने अपने राजा हैं, लेकिन आपको यूनाइट करना है तो एक आपको कोई कड़ी चाहिए।
और इसलिए हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए कविता भी, जैसे 2 लाइन आपने बोला तो मैं सुनाऊंगा। अपनी भी भाषा को संवारा क्यों नहीं, संवारा क्यों नहीं, इसे व्यवहार में उतारा क्यों नहीं, दिनों दिन इसे हम भूलते गए, दिल ने हमें है धिक्कारा क्यों नहीं, राष्ट्र की जो भाषा इसे मानते हैं आप, हिंदी का हर काम है तुम्हारा क्यों नहीं, राय देते फिरते हम यहाँ और वहाँ, बीड़ा काम करने का हमारा क्यों नहीं, हिंदी सबसे बड़ी सारे जहान में, हिंदी सबसे बड़ी सारे जहान में, ये सच हमने स्वीकारा क्यों नहीं, खाते हम सब लोग पिज़्ज़ा तो हमेशा, पर लड्डू के बिना तो गुजारा ही नहीं। ऐसी लंबी काफ़ी चलती जाती है, लेकिन आप तो एक गायक भी निकले, नहीं, व्यवस्थापक, अध्यक्ष और गायक। ये मैं भी कविता पाठ के कंपटीशन कराते कराते थोड़े से हम लोगों में लय आ गई, जो बच्चे सुनाते हैं, बच्चों से सीख सकते हैं, बच्चों से हम लोगों ने सीखा है। रचिता जी, आप कुछ अंतिम टिप्पणी, संदेश या? नहीं, मैं तो बस यही संदेश देना चाहूँगी कि जो भी बच्चे हमारे सिस्टम से निकल रहे हैं, जो भी बच्चे सीख रहे हैं, वो केवल हिंदी भाषा नहीं सीख रहे, वो पूरी भारतीय संस्कृति सीखकर निकल रहे हैं। और यही हम चाहते भी थे और यही हो भी रहा है। और मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक माता पिता अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को हमारा पैसा नहीं चाहिए, हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा कमाएंगे, हमसे भी ज़्यादा अच्छा जॉब करेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर हम अपने बच्चों को कुछ देकर जा सकते हैं तो वो केवल संस्कृति की विरासत देकर जा सकते हैं, भाषा की विरासत देकर जा सकते हैं। तो मैं सभी अभिभावकों से, सभी सुनने वालों से यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को अपनी संस्कृति, धर्म और अपनी भाषा का ज्ञान अवश्य दें। धन्यवाद अरुण जी। इस आशा से कि आप, मैं और हम सब बेखौफ होके, बेझिझक और बिना संकोच के हिंदी भाषा में बात करेंगे, इसी आशा से मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।